अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़ियाज़ मलिक। फ़र्द जुर्म की टीम आज आई है ज़िला कसूर में, जहां पर एक नौजवान के अंधे कत्ल की वारदात रूनुमा हुई। नौजवान को नाजायज़ तल्लुकात के शुबा में एक शख्स ने अपनी बीवी के साथ मिलकर कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद मुल्ज़मान जो थे वो मौका से फ़रार हो गए। अंधे कत्ल की इस वारदात की पुलिस ने किन पहलुओं पर तफ्तीश की और किस तरह मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया, ये हम आपको गाय बगाए इस तमाम सूरत हाल से हम आपको आगाह भी करेंगे। ताहम ये वो मुकाम है जहाँ पर नौजवान रशीद को, जो कि यहाँ पर चौकीदारी का काम करता था, यहाँ पर चौकीदार था, यहाँ पर उसको कत्ल किया और यहाँ उसकी लाश फेंक कर बाहर ताला लगाकर मुल्ज़म जो थे वो अपनी बीवी के साथ मुल्ज़म फ़रार हो गया। जब बू फैली तो मोहल्लेदारों ने पुलिस को इत्तला की। पुलिस आई और उन्होंने इस घर का ताला तोड़ा और इसके अंदर दाखिल हुए तो वहाँ पर नौजवान रशीद की लाश जो थी वो मौजूद थी। अंधे कत्ल की इस वारदात की इत्तला मिलने पर पुलिस और दीगर पुलिस के आला अफसरान वो भी मौका पर पहुँच गए थे, जहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश शुरू कर दी। तफ्तीश किन मराहल से गुजरी, कैसे मुल्ज़मान कानून की गिरफ्त में आए, इस तमाम तर सूरत हाल से हम आपको आगाह करते हैं। आइए हमारे साथ। पुलिस ने जाए वक़ुआ का इंतहाई बारीक बीनी से जायज़ा लिया था। इब्तदाई तौर पर शाहिद ना मिले तो पुलिस ने अंधे कत्ल का मुकदमा इस बिल्डिंग के मालिक की मुद्दत में दर्ज कर लिया था। ताहम जब तफ्तीश का दायरा कार वसी किया गया तो इंतहाई होशरुबा हक़ाइक़ सामने आए। मकतूल रशीद इस बिल्डिंग का चौकीदार था और यहाँ पर वो काम करता था। यहाँ कत्ल की जब वारदात रूनुमा हुई तो पुलिस को उनके ज़राए ने बताया कि एक खातून का यहाँ पर आना जाना था। खातून कौन थी? पुलिस शशोपंज में मुब्तला हो गई। किसी किस्म की जो सूरत हाल थी वो पुलिस के सामने वाज़े नहीं हो रही थी, जिस पर पुलिस ने अपनी तहकीकात का दायरा कार वसी किया। ये वो मुकाम है जहाँ पर नौजवान को हाथ पांव बांध के कत्ल किया गया था। अज़ाबंद से उसका गला दबाया गया और उसके बाद उसका प्राइवेट अज़ा जो था उसको भी काट दिया गया था। पुलिस तहकीकात मुकम्मल करके किस तरह मुल्ज़मान तक पहुंची, कैसे मुल्ज़मान कानून की गिरफ्त में आए, हम इस तमाम तर सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। आइए हमारे साथ। पुलिस जाए वक़ुआ का मुख्तलिफ पहलुओं से जायज़ा ले रही है। तहकीकात की जा रही हैं कि आया मुल्ज़मान अंदर कैसे दाखिल हुए, किस तरह उन्होंने मकतूल को कत्ल किया, क्या मुल्ज़मान जो थे वो मकतूल के जानने वाले थे या वो अनजान थे, क्या ये कत्ल की वारदात डकैती कत्ल का शाखसाना थी या फिर ये दरीना अदावत या गैरत के नाम पर ये कत्ल किया गया है। मुख्तलिफ पहलुओं पर पुलिस के अफसरान जो है वो तहकीकात कर रहे हैं। जाए वक़ुआ का इंतहाई बारीक बीनी से जायज़ा भी लिया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद है मकतूल रशीद के दोस्त मजीद गोरी। तो हम उनसे पूछते हैं कि मकतूल कैसा आदमी था और क्या वजह है, उसे क्यों कत्ल किया गया। बताइएगा मजीद साहब, क्या वाक़या था? भाईजान गल में भी सरदार तलत वकील एडवोकेट हमारा दोस्त है, इंदा मुलाजम था। जदों भी आईदा ही बड़ा अच्छा रवैया सी उनदा, आया नूं चाह पानी पुछदा ही, करप्ट बंदा नहीं सी। यही बात है। क्यों कत्ल किया गया, क्या समझते हैं आप कि उस पर इल्ज़ाम लगाया गया है? क्या ये यार उनदे ते इल्ज़ाम ही लाया गया। हाँ, और ऐसी गल कोई नहीं। तो मकतूल शुरू से यहीं पर रहता था? हाँ जी, 14-15 साल तो यही देखने हम। आपका जानने वाला था, आपकी सेहत सलामती उसकी? जी, जानने वाला।
मकतूल का करैक्टर अच्छा था, ये मकतूल के जानने वाले थे। इनका कहना है कि मकतूल 15 साल से यहाँ पर काम करता था और यहाँ पर कभी उसका किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ था। मैं मौजूद हूँ थाना सदर कसूर में, जहाँ पर नौजवान को बेईमाना अंदाज में कत्ल करने वाले सफाक मुलज़म को पुलिस ने गिरफ़्तार किया है। पुलिस ने मुलज़म को कैसे गिरफ़्तार किया और दौरान तफ्तीश मुलज़म ने क्या इंकशाफ किए, मुलज़म के ख़िलाफ़ किन दफ़ात के तहत पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और उस मुकदमे की तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है, इस हवाले से हम बात करेंगे SHO सदर से भी और तफ्तीशी अफसरान से भी। और यहाँ हम मुलज़म से भी गुफ्तगू करेंगे कि उसने ये इंतहाई कदम क्यों उठाया, क्यों उसने एक इंसानी जान का कत्ल किया और इस कदर बेईमाना अंदाज में कत्ल करने के पीछे मुहर्रकात क्या थे। आइए हमारे साथ। अंधे कत्ल की इस वारदात को पुलिस ने कैसे ट्रेस किया, कैसे मुलज़म और उसकी बीवी को गिरफ़्तार किया। मेरे साथ मौजूद हैं SHO सदर कसूर सैयद सिकलैन बुखारी, तो हम उनसे इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। सिकलैन साहब, किस तरह आपने मुलज़म को गिरफ़्तार किया, कैसे ये अंधे कत्ल का मामला हल हुआ था? हमें एक 115 की कॉल मसूल होती है कि घर में से स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है और 2-3 दिन से वो घर भी बंद है। हमने वो दरवाज़ा तोड़ के जब गए तो 2 दिन पुरानी लाश थी और लाश की हालत बहुत गुफ्ता बह थी और उसका टूल कट ऑफ था। ये देख के तो फौरी तौर पे हमने क्राइम सीन की टीमें मंगवा ली, लाहौर से PFSA की टीमें मंगवा ली, ताकि हमारी कोई भी चीज़, कोई भी क्लू जो है वो बच ना सके। लेकिन ये टोटली एक ब्लाइंड और क्लूलेस मर्डर था। इस पर हमने फौरी तौर पे काम शुरू किया। हमने ये मल्टी डिमेंशनल हो सकता था, ये जैसे टूल कट ऑफ हुआ तो ये ऑनर किलिंग भी हो सकता था और ये बाइक भी बेच के आया था तो उसके पैसे भी नहीं थे, ये डकैती विद मर्डर भी हो सकता था और कोई एनिमिटी भी हो सकती थी। हमने तीनों एंगल्स पे काम स्टार्ट कर दिया। फौरी तौर पे हमने साइंटिफिकली जियो फेंसिंग करवाई, हमने CCTV कैमरास और जितने भी जदीद हमारे पास मॉडर्न टेक्निक्स थी वो यूज़ की और इसके साथ साथ हमने जो हमारा रवायती तरीका है, इन्फॉर्मर्स हमने डिप्यूट किए, इलाके की पूरी छानबीन करवाई और जो भी हमें वसाइल थे वो हमने बुरे कर लाए। करते करते हमें पता चला कि एक लड़की इसके पास कोई 5-6 दिन से स्टे कर रही थी। अब किसी को नहीं पता था कि वो लड़की कौन थी, कहाँ से आई। वहाँ से हमें ये क्लू मिला कि इस लड़की ने किसी को ये बताया था कि मैं रहती हूँ मेन फिरोजपुर रोड पे, जहाँ पे कोई पुराने सिखों के मकान हैं, वहाँ पे हम किराए पे रहते हैं। फौरी तौर पे हमने अपनी टीमें डिस्पैच की और मेन रोड पे पैसा से पहले एक पक्की हवेली आती है, वहाँ पे पुराने सिखों के मकान थे। वहाँ पे जैसे मर्दमशुमारी करते हैं वैसे ही हमें डोर टू डोर गए, लेकिन क्लू नहीं मिला। करते करते नबी बख्श एक गांव है, वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वहाँ पे पहुँच के हम कोई 100-125 घरों की मर्दमशुमारी करते करते एक घर से जाके पता चलता है कि जिस मुहल्ले की आप कह रहे हैं, जिस नैन नक्श की बीबी आप कह रहे हैं, ये फ़लाँ जगह पे एक मकान वहाँ पे किराए पे रहती थी। हम उस जगह पे चले गए, वहाँ पे जाके मालिक मकान से पूछा, उसने हाँ यहाँ पे रहते थे, लेकिन ये पहले बासफा फैक्ट्री है वहाँ पे काम करता था इसका मियाँ आसफ़, और वो वहाँ से एक्सपेल हो गया तो ये 1.5 माह हो गया हमने छोड़ के चले गए। मैंने फिर उसका जो कायदा एक्ट वाला था परफॉर्मा वो निकाला, उसका ID कार्ड लिया, ID कार्ड लेके उसके जो नंबर्स थे वो हमने निकाल लिए। मीनवाइल जो हमारी जियो फेंसिंग की रिपोर्ट आ गई थी, जियो फेंसिंग की रिपोर्ट में जो नंबर आसफ़ के थे वो उसी मुकाम पे जो अक्रंस पॉइंट ऑफ अक्रंस था वहीं पे वो नंबर आ गई, जिससे हमें क्लियर हो गया कि भी आसफ़ का यहाँ पे तल्लक ज़रूर है। इस पे वर्क करते करते हमें जो उसकी लोकेशन आई वो ज़िला बहावलनगर तहसील हरुणाबाद का एक गांव है मदरसा, वहाँ पे आई। हमने फौरी तौर पे अपनी टीम उधर डिस्पैच कर दी। वहाँ पे हमें 5-6 दिन लगे इसको लोकेट करने में। ये इस पहले भी रिकॉर्डेड था, इसके 3 मुकदमात ऑलरेडी थे।
हमने वहाँ से फिर इसको अरेस्ट किया और वहीं से फिर इसकी जो वाइफ है पिफसा उसको अरेस्ट किया और वापस लेके आए और फिर जो इंटरोगेशन स्टार्ट की हमने। अच्छा, ये बताइएगा सिकलैन साहब के मुल्ज़म जो है और उसकी बीवी क्या काम करते थे? मुल्ज़म जो था वो टेक्सटाइल में काम करता था और जो उसकी बीवी थी वो हाउस वाइफ थी। मुल्ज़म के साथ उसका झगड़ा हुआ। इस झगड़े से के दौरान ही उसकी इसके साथ हेलो हाय हो गई मकतूल के साथ। ये मुल्ज़म का घर छोड़ के तो इधर आ गई मकतूल के घर में। यहाँ पे उसने 5-6 दिन स्टे किया और यहीं पे लोगों ने प्लान किया कि हम लोग डिवोर्स लेंगे और डिवोर्स लेके शादी कर लेंगे। इस बात का पता जब आसफ़ को चला तो आसफ़ बदले की आग में भड़क उठा। उसने सबसे पहले तो अपने माँ बाप को भेजा और जो इसको वहाँ से लेके गए और उसी रात ये इसके पास आ जाता है मकतूल के पास। रात इधर स्टे करता है और रात स्टे करता है तो सुबह जैसे उसको मौका मिलता है कि वो सोया हुआ है उसके गले में फंदा लगाता है नाले का और जब वो मर जाता है उसके बाद उसका जो टूल कट ऑफ करके उसको। सिकलैन साहब, ये बताइएगा कि क्या इस अंधे कत्ल की वारदात की तफ्तीश जो है वो मुकम्मल हो चुकी है? आलमोस्ट मुकम्मल है। हमारे जो कंसेप्ट थे वो कंप्लीट हैं। कुछ थोड़े से रहते हैं लुकुनास, इंशाल्लाह वो भी ड्यूरिंग फिज़िकल रिमांड इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगे। आपने बातें सुनी SHO सदर कसूर सैयद सिकलैन बुखारी की। उनका कहना है कि गिरफ़्तार मुल्ज़म और उसकी बीवी से आलमोस्ट तफ्तीश मुकम्मल कर ली गई है। तमाम अभी भी मुख्तलिफ़ पहलुओं पर जो है तहक़ीक़ात के कुछ लवाज़मात जो हैं वो बाकी हैं जिनको मुकम्मल किया जा रहा है। यहाँ से अब हम चलते हैं मुल्ज़म और उसकी बीवी की जानिब। वो इस हवाले से क्या कहते हैं, आइए हमारे साथ। प्रोग्राम फर्द जुर्म में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। यह है वो सफ़ाक मुल्ज़म आसफ़ जिसने नौजवान को जो है इंतहाई बेदर्दी से कत्ल किया रशीद को, और कत्ल करने के बाद ये सोचकर मौका से फ़रार हो गया था कि शायद पुलिस इसे गिरफ़्तार नहीं कर सकेगी, मगर अब ये कानून की गिरफ्त में है। कानून की हथकड़ियाँ इसके दोनों हाथों में हैं। हम इससे पूछते हैं कि उसने ये घिनौना इक़दाम क्यों उठाया। क्यों आसफ़ आपने ये इंतहाई कदम उठाया और आपने उसको जो है रशीद को इंतहाई बेमाना अंदाज में कत्ल किया? सर वो मेरी वाइफ के साथ गलत था, इसकी सेल्फ़ी थी उसके पास और मुझे भी वो ब्लैकमेल करता था सर, बस यही वजह थी सर। क्यों कत्ल किया आसिफ आपने रशीद को इतनी बेदर्दी से? उसने सर मुझे बात ही ऐसी कही थी कि मुझे बस गुस्सा आ गया और मैंने उसको कत्ल कर दिया। तो क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि तुम्हें पकड़े जाने का खौफ नहीं था? था सर। तो फिर? बस हो गया सर, गलती हो जाती है इंसान से। यार एक इंसानी जान का ज़िया कर दिया, एक इंसान को कत्ल कर दिया और ये कह दिया कि गलती हो गई है। क्या वजह थी सर? उसकी वजह यही थी कि वो मुझे वो ब्लैकमेल करता था। जब भी मैं 2-3 दफ़ा ज़्यादा तो तुमने पुलिस से मदद क्यों नहीं ली? अगर वो तुम्हें ब्लैकमेल करता था तुम पुलिस के पास आते जी, कानून से मदद लेते, तुमने खुद अपनी अदालत लगा ली। बस यही वजह थी सर, और कोई वजह नहीं थी। मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी उसके साथ। इससे पहले कभी पकड़े गए? नहीं सर। तुम्हारे खिलाफ तो मुख्तलिफ थानों में पहले भी मुकदमात दर्ज हैं। नहीं सर, वो 2 हमारी मुखालफत की वजह से चोरी के केस हुए थे और उसमें से मैं बरी हो गया था। क्या चोरी किया था? कुछ भी नहीं, ये सोलर प्लेट चोरी का मुकदमा था वो, और उसमें से मैं बरी हो गया था। तकरीबन 2 माह बाद बरी हो गया था। अब क्या ये जो कत्ल जैसा तुमने इंतहाई कदम उठाया है, जी जी, तो उसके बाद क्या अपने किए पे पशेमान हो? जी सर, बिल्कुल। तो जब इतना ही खौफ था पकड़े जाने का, तो फिर ये कदम क्यों उठाया? पुलिस से मदद क्यों नहीं ली? बस उसने सब बात ही ऐसी की थी कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। और तो क्या तुम्हें ये नहीं मालूम था कि पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी? क्या प्लानिंग की थी? किस तरह तुमने अपनी बीवी के साथ ये मंसूबा बंदी की थी उसको कत्ल करने की?
बीवी तो थी ही नहीं सर, वो तो घर पे चली गई थी, एक दिन पहले ही चली गई थी। उसके दूसरे दिन मैंने इनको जो है ना कत्ल किया है। कत्ल जैसा इंतहाई कदम उठाने के बाद अब जब कानून की हथकड़ियाँ इस मुलज़म के हाथों में बंधी हैं तो अब ये कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मैं अपने किए पे पशेमान हूँ। मगर कहते हैं कि पछताए क्या हूत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। एक इंसानी जान का ज़िया किया है इसने, एक इंसान को मौत के घाट उतारा है इसने। इसका कहना है कि मकतूल इसे ब्लैकमेल करता था। अगर मकतूल इसे ब्लैकमेल करता था तो इसने कानून की मदद क्यों ना ली, इसने अपनी ही अदालत क्यों लगाई, इसने क्यों इसको कत्ल किया, इसने क्यों मकतूल रशीद को इंतहाई सफाकाना अंदाज में मौत के घाट उतारा। इस हवाले से पुलिस की तफ्तीश का सिलसिला जो है वो जारी है। यहाँ से हम चलते हैं इसकी बीवी जो कि इसके साथ कत्ल की इस वारदात में शरीक थी, वो क्या कहती है, आइए हमारे साथ। मुलज़मा हिफ्ज़ा मुस्तकीम मेरे साथ है, तो हम उससे पूछते हैं कि उसने ये कत्ल की प्लानिंग कैसे की। हिफ्ज़ा क्यों मरवाया उसको या क्यों मारा रशीद को, क्या वजह थी? मेरे हर तरह के ताल्लुकात ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, लेकिन कत्ल ਵਿੱਚ करवान च या कत्ल किया कदों आ ये मैनू नहीं पता। मैं ਉਹਦੇ मियाँ को तलाक लैके ਉਹਦੇ ਨਾਲ शादी करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने कत्ल किया, लेकिन मैनू दस के नहीं किया तो ना मैनू पता ही सी कि कदों किया। अगर तुमने कत्ल नहीं किया, तुम्हें मालूम नहीं था, तो फिर पुलिस ने तुम्हें क्यों गिरफ्तार किया? क्योंकि मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ घर जाती रही थी, घर वालों ने यही पता सी कि ਇਹਦੇ ਕੋਲ यही लड़की रहती है। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? एक भी नहीं। क्यों अपने मियाँ से तलाक लेना चाहती थी? ਇਹ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, बहुत ज़्यादा मारते होंगे सी, काम ते नहीं सी जाते होंगे। तो तुमने फिर आसिफ के साथ, रशीद के साथ तुम आ गई, उसके घर आ गई थी? जी, मैं तलाक लैके तो उन्हें शादी करना चाह रही थी। तो तलाक ले ली थी तुमने? नहीं, तलाक दावा किया सीगा, लेकिन साइन नहीं सी होया जे। उस दिन होने सी, उस दिन मैंने चक के लै गए सी बहावल नगर, जबरदस्ती लै गए सी घर रशीद दे घरों। तो ये रशीद तुम्हारे रिश्तेदार हैं शायद? नहीं, बरादरी है बस। बरादरी है जी। तो ये मकतूल के साथ तुम्हारी क्या ताल्लुकात थे, कैसे तुम्हारी उसके साथ आशनाई हुई? एक बाबा से मोची वो रिश्ते करवांदा वा, तो उन्हें रिश्ता करवाना सीगा, तो उन्हें ताल्लुकात करवाए सी। तो तुम जब पहले शादीशुदा थी तो फिर तुमने ये क्यों गलत कदम उठाया? नहीं जी, मैं तलाक लैके तो फिर शादी करनी सीगी। वैसे इन्होंने पता सीगा कि मेरा दोस्त आए भी आंदे जाते सी, खुद छड़ के जाते सी इत्थे। मैं अजीब सी बेरबत सी गुफ्तगू, अजीब सी बेरा रवी पर मुबनी गुफ्तगू कि एक शादीशुदा खातून जो है वो कह रही है कि मकतूल के साथ उसके ताल्लुकात थे। ताहम वो इसका ये भी दावा है कि वो कत्ल की इस वारदात में मुलविस नहीं है, मगर पुलिस का कहना है कि तफ्तीश जारी है, जिसके बाद तयन किया जाएगा कि इसका कत्ल की इस वारदात में क्या किरदार था। मगर अब ये खातून जो जिसका नाम हिफ्सा है, ये मुलज़म आसिफ की बीवी भी है और इसने कत्ल की इस वारदात में उसकी मावनत भी की है, पुलिस का ये कहना है। गिरफ़्तार मुलज़मात से भी तहकीकात की जा रही है, जिसके मुकम्मल होने के बाद कार्रवाई के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा। जी मेरे साथ मौजूद हैं कत्ल के इस मुकदमा के मुद्दई सरदार तलत खां, जो कि एडवोकेट भी हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि कत्ल की पीछे क्या वजूहात थी। सरदार साहब, आपका मुलाजम था, आपके डेरे पे ये अंदरनाक वारदात हुई, क्या कहते हैं आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी बुध वाले दिन का वाक़या है। मैं बुध वाले दिन सुबह रूटीन में जब जागता हूँ तो मैं, चूँकि मेरी रहायश है लाहौर में और ये डेरा है वाक़या कसूर में, तो मैं रूटीन में सुबह उठ के अपने मुलाजम को, अपने मुंशी को और बाकी दोस्तों को जो या मेरे रिलेटेड जो लोग हैं उनको फ़ोन करता हूँ। ये मेरा हस्ब मामूल जो शेड्यूल है वो ये है। मैंने सुबह 10 बजे इसको कॉल की, रशीद को जो मकतूल है, तो उसका नंबर आउट ऑफ रूटीन बंद था। मैं समझा शायद सो रहा होगा या कोई अदरवाइज़ मामला है। मैं फिर वक्फे से उसको कोई घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे बाद फ़ोन करता रहा, लेकिन उसका फ़ोन मुसलसल बंद था जी। और ये एक्सरसाइज मैंने कोई शाम 7-8 बजे तक की। शाम 7 बजे 8 बजे के करीब मैं इन पर्सन आता हूँ डेरे पे, आके नॉक करता हूँ, लेकिन कोई बंदा दरवाज़ा नहीं खोलता।
मुझे जाना था शादी पे, मैं वहाँ चला गया। दोबारा मैं फिर वापस आता हूँ आके, फिर नो करता हूँ 10, साढ़े 10, 11 बजे, लेकिन कोई बंदा दरवाज़ा नहीं खोलता। रात मैं वापस चला जाता हूँ। नेक्स्ट डे मैं फिर आता हूँ और उसको फ़ोन करता हूँ, वहाँ पे चेक करता हूँ, नंबर उसका मुसलसल बंद जा रहा था। तो मेरे लिए थोड़ी सी अलार्मिंग सूरत हाल होती है, क्योंकि माजी में इस तरह कभी हुआ नहीं। 14-15 साल से वो मेरा मुलाजिम था और बड़ा वफ़ादार और कमिटेड था हर लिहाज से। जो है, आप समझते हैं कि जब इतना पुराना अरसा किसी से अटैचमेंट हो जाती है तो ही बिकम्स द पार्ट ऑफ योर फैमिली। तो सो जो है वो, मैं कोई 3 बजे के करीब, मैं जो हमारे डेरे के साथ लेफ़्ट राइट नेबर्स जो हैं वो उसके रिश्तेदार भी हैं, उनको मैं कहता हूँ यार चेक करो यार, रशीद कल से मेरे राब्ते में भी नहीं है और मैं डेरे पे भी आया हूँ, गेट भी बंद है उसका, तो ज़रा मुझे पता करके बताओ। वो मुझे पता करके कोई घंटे आधे बाद बताते हैं कि यार हमने भी कल से उसको नहीं देखा और उसका कोई पता भी नहीं है। इंटरवीनिंग टाइम में मुझे कॉल आती है, वो मेरा नेबर ही है, वो मुझे बताता है कि सरदार साहब डेरे चों गंदी जी स्मेल आन रही, बो आ रही। आई एम शॉक्ड। मेरी सिक्स सेंस बीइंग एडवोकेट, मैं चूँकि क्रिमिनल की प्रैक्टिस करता हूँ, फौजदारी की, मैं समझता हूँ, मेरे सिक्स सेंस ने कहा कि ये कुछ गलत हुआ है। मैं विद इन नो टाइम लाहौर से मूव करता हूँ, वहाँ डेरे पे आता हूँ, तो मेरे आने से पहले वहाँ पे 200-250 लोग मौजूद होते हैं, लेकिन किसी ने पुलिस को कॉल नहीं की होती। मैं इमीडिएटली 15 पे कॉल करता हूँ और विद इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम SHO आ जाते हैं वहाँ पे, एलीट वाले आ जाते हैं, ASP सदर वहाँ आ जाते हैं, सदर सर्कल जो हमें हमारे एरिया को जुरिस्डिक्शन इसमें है जो, वो आ जाते हैं। और पुलिस की मौजूदगी में हम लोग जो है वो सीढ़ी लगा के गेट को खोलते हैं और जब अंदर जाके देखते हैं तो जो रशीद है वहाँ उसकी डेड बॉडी पड़ी होती है और उसका मुंह, यहाँ से उसका ब्लड निकल रहा होता है मुझे, और गर्दन जो है उसकी बिल्कुल यूँ जिस किसी टाइट चीज़ से बांधी हो, तो जब आप किसी को सफोकेटेडली यूँ जो आपको प्रॉपर सांस ना मिली तो आपकी आंखें या चेहरा स्वेल हो जाता है, वो सच लाइक वाज कंडीशन ऑफ हिम। उसका गला दबाया हुआ था और उसके जो है वो तशद्दुद ज़्यादा उसकी लाश पड़ी हुई थी वहाँ पे। पुलिस जो है वो फोरेंसिक टीमों को और जो एक्सपर्ट्स हैं PSFA की टीमें और बाकी लोगों को कॉल करते हैं, वो आके जाए वकूआ से शहादतें इकट्ठी करते हैं और बाकी हालात वाक़यात और जो लोगों मौके पे जो लोग मौजूद होते हैं उनको इंटरव्यू करते हैं और सारी सूरत हाल को थ्रैश आउट करने के बाद प्रॉपरली इंटेरोगेशन कंडक्ट शुरू कर देते हैं, वो करना उसके काम पे करते हैं। और अल्टीमेटली ये होता है जी कि जो 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद हम इस कंसेंसस को बिल्ड कर लेते हैं या इस्टेब्लिश हो जाती है ये बात कि ये जो है ये कोई ये जो ब्लाइंड मर्डर है ये एक ऑर्गेनाइज तरीके से किया गया है। फिर जो जियो फेंसिंग, जो CDRs और बाकी जो डिटेल्स हैं, वहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो 4 या 5 लोग हैं जो इसमें पॉसिबली इन्वॉल्व हो सकते हैं। सो पुलिस जो है वो प्रोफेशनली इस चीज़ों को कंबाइन करती है और फिर उस पर वर्कआउट करना शुरू करती है और अल्टीमेटली इस नतीजे पे पहुंचती है कि ये जो मर्डर है ये एक हिफ्सा नामी खातून है वो, और एक आसफ नामी मुलज़म है जो दे आर द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस होल एपिसोड। पुलिस रेड करती है वहाँ पे, उनको अरेस्ट करती है और जस्ट इन द इनिशियल मीटिंग एंड इंटेरोगेशन ही डिस्क्लोजेस कि यस ये मैंने कत्ल किया। अच्छा सरदार साहब ये बताइएगा कि अब तक की होने वाली तफ्तीश से आप मुतमईन हैं? सर मैं अल्हम्दुलिल्लाह 1000% मुतमईन हूँ। इसमें जो हमारे DPO कसूर हैं सुहेब अशरफ, उन्होंने इसमें बड़ा पेंस टेकिंगली चीज़ों को लुक आफ्टर किया और पर्टिकुलरली जो हमारे SP इन्वेस्टिगेशन कामरान हैं, ही हैज़ प्लेड द मोस्ट वाइटल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट पिवटल रोल इन सॉर्टिंग आउट दिस होल abominable and very horrible situation. So I must say thank to SP investigation, and the role of one person is very important, that is IO Dilshad Rao. He is the main character who has played the most vital role in sorting it out this whole situation. आपने बातें सुनी मुकदमा के मुद्दई सरदार तलत खान की। उनका कहना है कि पुलिस ने प्रोफेशनल अंदाज में तफ्तीश करते हुए ना सिर्फ मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया है बल्कि उसका चालान जो है उसको भी हतमी मराहल में दाखिल कर दिया है। तहम अभी पुलिस जो है कह रही है कि मुल्ज़मान का मज़ीद जुडिशल रिमांड लिया जाएगा, जिसमें मज़ीद हक़ाइक़ को वाज़ेह करके इस मुकदमे की तफ्तीश को यकसू किया जाएगा। जी
प्रोग्राम फर्द जुर्म में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। मैं आ गया हूँ एसपी इन्वेस्टिगेशन कसूर के दफ्तर। तो हम उनसे पूछते हैं अंधे कत्ल की इस वारदात को उन्होंने किस तरह ट्रेस किया और कैसे मुलज़म को गिरफ्तार किया। मैं आ गया हूँ एसपी इन्वेस्टिगेशन कसूर मोहम्मद कामरान असगर के पास। तो हम उनसे पूछते हैं इस अंधे कत्ल की वारदात को उन्होंने किस तरह ट्रेस किया और कैसे मुलजमान जो थे वो कानून की गिरफ्त में आए। कमरान, बड़ा एक वारदात हुई, एक खूनी वाक़या था, एक ब्लाइंड मर्डर था, तो किस तरह आपने इस वारदात को ट्रेस किया और कैसे ये मुलज़म जो थे कानून की गिरफ्त में आए? जी, ये इंसिडेंट है 11 मार्च 2022 का। एक हमें 15 कॉल रिसीव हुई कि इस तरह एक डेड बॉडी है जो कि एक डेरा टाइप जगह है, वहाँ पे एक डेड बॉडी इस तरह जो है पड़ी है और उसके लिहाज से हालात वाक़यात जो है ना वो बिल्कुल समझ से बाहर हैं। तो एक एडवोकेट साहब हैं, उनका वो डेरा था। वहाँ पे जब पुलिस पहुँची तो वहाँ पे ये चीज़ सामने आई कि वो जो डेड बॉडी वहाँ पे एक पड़ी है, जिसकी बॉडी पे जो है वो उसके गर्दन पे जो है निशानात थे, जिस तरह किसी चीज़ से उसको फंदा दे के जो है मारा गया हो, और उसके बॉडी पार्ट्स में से प्राइवेट पार्ट को भी कट करके जो है वो ऐसा लगता था जैसे किसी रिवेंज में या किसी ख़ास मोटिव के साथ जो है ना ये मर्डर किया गया है। तो हमने फ़ौरी तौर पे रिस्पांस किया, डेड बॉडी को वहाँ से हमने लिया, उसके वारिसान को से रब्ता किया, उसके बाद हमने उसका पोस्टमार्टम करवाया और जो ज़ाब्ते की कार्रवाई थी वो की गई। उसके बाद क्योंकि इमीडिएटली इस तरह के वाक़यात से एक सनसनी फैल जाती है जिसमें कोई कत्ल किया जाए और वो भी एक ऐसे तरीके से जिसमें एक गुस्सा और रिवेंज का फैक्टर हो, तो थोड़ा सा हाइप भी क्रिएट हो गई इस बारे में। तो हमने उसके बाद जो है बेसिकली 2 टीम्स जो हैं वो हमने उनको टास्किंग की। एक टीम जो है SHO के अंडर हमने टास्किंग की कि वो बेसिकली जितना जो है वो ट्रेडिशनल एविडेंस है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस से जो एविडेंस हमारे पास आ सकता है उसको जो है देखा जाए, और एक हमारे जो सब इंस्पेक्टर दिलशाद थे उसके ज़रिए हमने इस चीज़ को वो किया कि टेक्निकल एविडेंस जो है कलेक्ट किया जाए, क्योंकि हमारे पास एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी मौजूद है कसूर में सेफ़ सिटी के लिहाज से, तो हमारे पास उस एरिया में कैमरास भी हैं। तो हमने इसको फौरी तौर पे किया। तो हमें ऐसा जब आपको एक चीज़ को बैक ट्रैक करना हो तो वो कई दफ़ा इतना आसान नहीं होता, क्योंकि एक ट्रैफिक का फ़्लो होता है, उसमें लोगों का आना जाना उस एरिया से, तो वो बहुत एक बल्क था जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम शुरू में फ़ेस करना पड़ा। लेकिन हमने एक चीज़, एक हमारी कमिटमेंट थी टीम की कि हमने इसको जल्द से जल्द ट्रेस करना है ताकि जो ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद एक तकमील तक पहुँचाया जा सके। उसके बाद हमने विद इन अ वीक और 10 डेज़ हम प्रॉपरली इसको कंक्लूड करने में कामयाब हो गए। उसका क्या उसके स्टेप्स हमने लिए जिससे ये चीज़ें सामने आई। एक तो टेक्निकली हम इस चीज़ पे पहुँचे कि जी एक आदमी है जो उस एरिया की साइड से निकल के रोड पे आता है और फिर रिक्शे पे बैठ के तो है वो चला जाता है। ऑब्वियसली ये चीज़ें जब आपको पूरे सर्कमस्टांसेस सामने आते हैं तो तब लिंक होती हैं, वरना तो बहुत से लोग आते हैं और उस एरिया से गुजरते हैं। फिर हमने उसको बैक ट्रैक किया तो हमें पता चला कि ये जो आदमी है इसके एक ख़ातून के साथ जो है इसके मरासम थे जो इसका वजह है कत्ल जो है बन सकती है। फिर हमने उसको जब बैक ट्रैक किया तो वो ख़ातून पहले से शादीशुदा थी, उसका हस्बैंड जो था वो इस बात से नाला था और वो 1 या 2 दिन कबल यहाँ पे आए भी थे। तो हमने उस पहलू से इसको देखना शुरू किया। लेकिन वो आदमी जो है वो हम फ़ौरी तौर पे जब हमने उसकी सर्च शुरू की तो वो हमें उस तरह बैक ट्रैक नहीं हुआ। लेकिन जब हमने उसको कॉन्टीन्यूसली जो टेक्निकल एविडेंस रिगार्डिंग दी CDRs एंड फ़ोन जो हमने उसकी जियो फेंसिंग वाला जो किया, उस लिहाज से हमें पता चला कि ये जो है ये साउथ पंजाब की तरफ मूव कर गया ये आदमी। तो हमने इसको अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी यूज़ किया और हारूनाबाद के एरिया से हम इस कातिल को, जिसका नाम आसिफ था और इसकी बेगम का नाम हिफ्सा था, हम इसको लेके यहाँ आए
इसके रिश्तेदारों को भी शामिल तफ्तीश किया। पूरे हालात वाक़यात को चेक करने के बाद ये सामने आया कि जो जिस लड़की के साथ ये मरने वाला जो है उसके ताल्लुकात थे और ये ख़ातून अपने पहले हस्बैंड से तलाक़ लेके तो इस आदमी से शादी करने का प्लान कर चुकी थी। तो पहले हस्बैंड ने इस जो है रिवेंज में और इस गुस्सा में कि उसने उसको अपनी अना का मसला बनाया, उसने यहाँ पे आके मरने वाला जो है उसको रात उसके साथ किसी न किसी तरह उसको बातों में ला के स्टे किया। जब वो सो गया तो सुबह के वक्त उठ के उसका जो है वो वहाँ पे जो अज़ार बंद था, एक शलवार पड़ी हुई थी, उससे उसका जो है गला दबा दिया। कामरान साहब, ये जो मकतूल का कत्ल है, वो खातून जो थी उसने कातल जो कि उसका पहला शौहर था उससे तलाक ले ली थी और उसके बाद ये स्टेप नहीं, अभी तलाक नहीं ली थी। दे आर इन प्लान के जी हम उससे खुला ले लें और फिर जो है मैं इधर शादी कर लूँ। तो अब तक की तहकीकात में जो है वो क्या चीज़ें सामने आई हैं? अभी तक हमने जब इसको पूरे तरीके से इस चीज़ को मैंने पर्सनली भी फिर जो है गाहे बगाहे उनसे इन्वेस्टिगेशन की, जब हमारे पास वो पुलिस के पास मौजूद थे, तो हमने इसको इस चीज़ में देखा कि जो उसके साथ खातून जिसका ताल्लुक़ था या उसकी फैमिली ने, उसका इस कत्ल में कोई रोल नहीं था, उनकी ईमा पे ये नहीं हुआ। ऑब्वियसली रीज़न बनी कि वो उनके ताल्लुकात, उसकी रीज़न ज़रूर बनी, लेकिन ये सोलो एक्ट जो है उसके हस्बैंड का था जिसने इसको अपनी अना का मसला बनाते हुए ये जो है अफसोसनाक वाक़या और ये पुरतशद्दुद वाक़या सर अंजाम दिया। और उसको हम इंशाल्लाह जो है ना पूरे टेक्निकल ट्रेडिशनल एविडेंस के साथ आला कत्ल हमने बरामद कर लिया, जिस छुरी से ये उसने उसका प्राइवेट पार्ट जो है वो कट किया। और जो वीडियो एविडेंस हमारे पास मौजूद है उसके यहाँ से जाने का, उसको टाइम के साथ कोलैबोरेट करके इंशाल्लाह हम इसको सफ़ा मिसल पे लाएंगे और इसको प्रॉपर प्रोसिक्यूट करके उसको करार वाक़ई सज़ा तक पहुँचाने की कामरान साहब, क्या समझते हैं मुआशरे में ऐसे वाक़यात में इजाफ़ा हो रहा है और इसके साथ साथ अदम बर्दाश्त की वजह से जो कत्ल के वाक़यात हैं उनमें भी इजाफ़ा हो रहा है? वैसे पुलिस ऑफिसर, आपने मुतअद्दिद मुकदमात की तफ्तीश भी की होगी, ऐसे वाक़यात को देखा भी होगा, क्या समझते हैं ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए क्या माशरा अपना क्या किरदार अदा कर सकता है? एक्चुअली जो क्राइम है, थोड़ा सा हम इस केस से तो हट जाएंगे, लेकिन क्राइम जो अभी सर्ज आता है सोसाइटी में, जो अदम बर्दाश्त है, उसमें मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि सोशो इकनॉमिक इनइक्वलिटी और जो ये फैक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। कि आपके पास अपने अब जो खातून है अगर वो अपने पिछले शोहर से तलाक़ लेके दूसरे किसी एक और आदमी के साथ शादी करने की ख्वाहिशमंद थी, तो उसका भी एक बैकग्राउंड हो सकता है कि वो शायद वहाँ पे अपने राइट्स उस तरह एक्सरसाइज नहीं कर पा रही थी या वो वहाँ पे उस तरह फैसिलिटेटेड नहीं थी। उसका फैक्टर पिछले हस्बैंड की जो है इकनॉमिक कंडीशन से भी हो सकता है और भी बहुत सारी बातों से हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो मोटिव्स को सपोर्ट कर रही होती हैं किसी ना किसी क्राइम के लिए, और जिसकी वजह से ये अदम बर्दाश्त और ये जो वायलेंस जो है क्राइम का जो पार्ट बन चुका है, वायलेंट क्राइम शुरू हो गया, ये किसी न किसी हद तक उसमें रोल प्ले करता है। कब तक अब समझते हैं कि गिरफ्तार मुलज़िम की तफ्तीश मुकम्मल करके आप चालान अदालत? हम उसको तफ्तीश को मुकम्मल कर चुके हैं, अभी हम उसका प्रॉपर रिमांड पे उसको जुडिशल कर देंगे और उसके बाद इंशाल्लाह कोर्ट में जो है ट्रायल में हम प्रॉपर एविडेंसेस के साथ इस केस को चलाएँगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये जो एक अंदोहनाक तरीके से एक आदमी का जो है मर्डर किया गया, इसको करार वाक़ई सज़ा दिलवाई जाए। आपने बातें सुनी एसपी इन्वेस्टिगेशन कसूर मोहम्मद कामरान की। उनका कहना है कि कत्ल के इस अंदोहनाक वारदात की तफ्तीश ना सिर्फ मुकम्मल कर ली गई है, अब मुलज़म का जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने के बाद जो है उसका चालान अदालत में भिजवाया जाएगा और अदालत में ट्रायल के दौरान उसको इसके इस खौफनाक वारदात की जो है करार वाक़ई सज़ा दिलवाई जाएगी। मेरे साथ मौजूद है मुकामी जर्नलिस्ट शहजाद अहमद, तो हम उनसे पूछते हैं कत्ल की संदर्भनाक वारदात के हवाले से। शहजाद, बताइएगा कैसे ये वारदात हुई, कैसे ये मुलज़िम गिरफ्तार हुआ? जी बिल्कुल ऐसा ही है। गुज़श्ता दिनों में ये अफसोसनाक वाक़या कसूर के इलाका थाना सदर में पेश आया है कि एक गुलबर्ग कॉलोनी में एक कानूनदान सरदार तलत के डेरे में एक शख्स जो चौकीदारी करता था,
उसका जो है 2 दिन पहले 2 दिन बाद यानी कि अपने घर वालों से रब्ता ना होने की वजह से उनके घर वालों ने सरदार तलत को फ़ोन किया कि हमारा अफराद जो है हमारा उनसे रब्ता नहीं हो रहा। तो सरदार तलत साहब अपने डेरे पर गए तो वहाँ पे जाके देखा कि वो चौकीदार कत्ल हो चुका था। तो कत्ल होने के बाद मैं समझता हूँ ये एक ब्लाइंड मर्डर था जिसमें पुलिस के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि मुलजिम जो है बहुत शातिर चालाक नज़र आता था, क्योंकि उसने इस ब्लाइंड मर्डर के जो है बहुत से रुख बना दिए थे, जो पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन पुलिस ने अपनी एफ़र्ट्स अदा की, उन्होंने अपनी एफ़र्ट्स दिखाई कि इस चंद ही दिनों में इस जो है कत्ल के मुलजिम को जो है उसका सुराग लगा लिया है। जो गिरफ्तार मुलजिम है उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये आगे भी 3-4 जो है इसके ऊपर FIR हो चुकी हैं। तो ये इस तरह के जो काम है ये शुरू से ही करता आ रहा है। आपने बातें सुनी मुकामी सहाफ़ी शहजाद अहमद की। उनका कहना था कि पुलिस ने अनथक मेहनत के बाद इस अंधे कत्ल को ट्रेस किया है। ताम गिरफ्तार मुलज़िम से तफ्तीश का सिलसिला जारी है। जुर्म कोई भी हो और करने वाला कितना ही शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन आ जाता है कानून के शिकंजे में। मकतूल रशीद को कत्ल करने वाले मुलज़म आसफ और उसकी बीवी हफ्सा भी यही समझे थे कि शायद वो कभी कानून की गिरफ्त में नहीं आएंगे। मुलज़म कितना भी शातिर क्यों ना हो, मगर कोई ना कोई सुराख ज़रूर छोड़ता है, जिसका फ़ायदा उठाते हुए कानून उसको अपनी गिरफ्त में ले लेता है। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अगले हफ्ते नई फ़र्द जुर्म के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।